हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के एक टॉपिक को हम रिवीजन करेंगे, एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो पिक्चर है मैंने एक बुक से ली है जो कि पाथफाइंडर की बुक से लिया है। और बेसिकली ये एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बुक। इस बुक की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है वो इसी बुक से एक एक लाइन आता है, ठीक है। तो मुझे पता है कुछ लोग के पास ये बुक होंगी, कुछ लोग के पास नहीं होंगी। जिनके पास होगी वो पढ़ चुके होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आप मेरी वीडियो से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और बिफोर एग्ज़ाम आप चाहे तो मेरी वीडियोस को देख के जा सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं हमें। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन क्या क्या हैं, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं, वीजीएनए, जेडटीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे एंड वाइटामिन्स पढ़ेंगे। एंड आगे हम ये भी पढ़ेंगे ये एंजाइम कैसे ऑपरेट किया जाता है, एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, एंजाइम इनहिबिशन क्या है, आइसोजाइम जाइमोजन क्या होते हैं एंड एपजाइम, न्यूक्लिक एसिड से सब पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस। ज़्यादा मैं फास्ट रीडिंग कराऊंगी आपको ताकि आप बस मेन पॉइंट को कैप्चर करिएगा। ओके। बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड मोर देन 25 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन बायोमॉलिक्यूल्स। बेसिकली जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो किसका कंसिस्ट किस किस एलिमेंट्स का होता है। तो बेसिकली वो होता है कार्बन का, हाइड्रोजन, प्रोटीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर का, ठीक है। और हमारा जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी हमारी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनमें जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है वो मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन के होने की वजह से 99% तो यही है, बाकी 1% में जो भी है सारे एलिमेंट है, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो दो डिवाइडेड है, जैसे कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स, स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। वो क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, मतलब कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होता है, लेस देन कितना, 1000। कंपाउंड्स विच इंक्लूड क्या क्या, अच्छा स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या इंक्लूड है, शुगर्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, वाइटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एट्सेट्रा। ओके। एंड लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स में क्या कहेंगे, उनकी जो मॉलिकुलर वेट होगा वो कितना होगा, वो 1000 से ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स हाई मॉलिकुलर वेट, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स। स्मॉल में क्या क्या आता है, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स। एंड लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स में आता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाट आर गिवन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है वो तुम्हारे एक तरह से इन्फॉर्मेशन मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ले सकते हैं एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तो हम वैसे भी फोरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं, बट उससे हम इन्फॉर्मेशन तो गैदरिंग कर ही लेते हैं कि हाँ कौन किसका डीएनए फिंगरप्रिंट है, किससे मैच कर रहा है, कौन इन्फॉर्मेशन एक तरह से हम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका एक और इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल का एग्जांपल, जैसे कि किसी का बच्चा खो गया तो हम उससे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और पता करते हैं किससे मैच कर रहा है, BNTR करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट पिट्स। तो उससे हमें पता कर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये बच्चा किसका है। पेरेंट्स अगर मान लो किसी पेरेंट्स के कोई मेला में गया, बच्चा खो गया और वहाँ पे ढेर सारे पेरेंट्स हैं और हम पता मान लो किसी ने कह दिया ये मेरा बच्चा है, तो हम कैसे मान लेंगे उनका बच्चा है। तो हमको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, हमें प्रूफ तो चाहिए। तो हम किसी से पूछ के ना, हम बल्कि बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेंगे, माँ बाप का लेंगे, जो बोल रहे हैं मैच हो गया तो हाँ भाई आपका बच्चा, आप ले जाइए। जिससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स जो तुम्हारा पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड्स का। ढेर सारी अमाइनो एसिड्स एक लंबी सी चैन बनाती है और वो एक प्रोटीन बनाती है, ठीक है। उसको हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीप में भी पढ़ेंगे, अभी आगे ही पढ़ेंगे जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद। एंड न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
डीएनए एंड आरएनए को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि डीएनए और आरएनए का एक तरह से हम लंबा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि हम आगे बढ़ेंगे। सो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। आ जाते हैं अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ये देखिए इधर स्ट्रक्चर है इसका, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। एक बात याद रखिएगा, जो कार्बन है किसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। जो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स में जो कार्बन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन से जितने कंपाउंड अटैच हैं, जैसे कि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप अटैच है, साइड चेन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये सारे क्या होंगे? अल्फ़ा होंगे। जैसे कि देखो, इसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको बोलेंगे अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप। और ये आर जो है साइड चेन है, इसलिए वेरिएबल है। यहाँ पे CH3 हो सकता है, यहाँ पे CH3 CH2 का एक चैन हो सकता है, यहाँ पे कोई बेंजीन जुड़ी हो सकती है, यहाँ पे कोई एनिलीन जुड़ी हो सकती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन फिक्स है, ये हाइड्रोजन हमेशा यहाँ पर रहेगा। तो अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में क्या कह रहा है? ये वही सेम चीज़ बता रहा है। अमाइनो एसिड कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो कि एक इसका बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि इन एन अल्फा अमाइनो एसिड द अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम, जो कि हमने यहाँ पे बताया कि जो अल्फा अमाइनो एसिड्स है, अल्फा मतलब कि ये सिंगल कार्बन जिससे कि सारे इस कार्बन से अटैच है, अल्फा अमाइनो एसिड्स है। द वेरियस अमाइनो एसिड्स ऑफ डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइड चेन अटैच टू देयर कार्बन। बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, उनकी जो डिफरेंट मतलब कैसे पता करेंगे कि ये या वैलिन है, ये लाइसिन है, या अर्जिनिन है, कैसे पता करेंगे? वो हम पता करेंगे इस आर साइड चेन से कि कौन सा ग्रुप वहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, द आर ग्रुप ऑफ साइड चेन अटैच टू अल्फा कार्बन इज डिफरेंट इन ईच अमाइनो एसिड्स। जितनी भी अमाइनो एसिड उसमें जो आर ग्रुप है किसी का सेम नहीं होगा, वो आर ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा, तभी तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन सी अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट केस द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन एटम एंड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। तो बोले कि जो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है वो क्या है? ग्लाइसिन है, क्योंकि उसके जो आर जो ग्रुप है वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन क्या है? एक स्मॉलेस्ट ग्रुप हो ना, कोई मेनी एलिमेंट्स तो नहीं, एक कंपाउंड भी नहीं, एक सिंपल एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होती है। ये अक्सर MSc एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बेसिकली 4-5 बार तो किसी न किसी कॉलेज पूछ ही लेता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। तो इसको आप याद कर लीजिए, ग्लाइसिन, ओके। नेक्स्ट क्या? विद एक्सपेक्शन ऑफ प्रोलिन, सॉरी मेरा प्रोनाउंस थोड़ा गड़बड़ है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऑल अल्फा अमाइनो एसिड हैव द सेम स्ट्रक्चर, प्रोलिन इज यूनिक अमंग द स्टैंडर्ड अल्फा अमाइनो एसिड। बोला है कि मतलब सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बट एक प्रोलिन ऐसा अमाइनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर सबसे डिफरेंट है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या हम ये पढ़ते हैं, देखिए ये रहा, देख लीजिए आप, देखिए सॉरी, ग्लाइसिन में आर ग्रुप के पास एक सिंगल एलिमेंट है, हाइड्रोजन। और इसी में देख लीजिए लाइसिन के पास देखिए लंबा चैन है, पूरा अल्फ़ा बीटा गामा एप्सिलॉन सिग्मा, पूरा एकदम लंबा चैन है, ठीक है। ये लाइसिन है। प्रोलिन का देखिए सबसे डिफरेंट है। प्रोलिन ने क्या है बनाया है? एक बेंजीन रिंग के टाइप बनाया है, जिसमें कि CH2 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 और NH2, मतलब उन्होंने CH2 का एक रिंग बना दिया है, एक रिंग है। और ये जो प्रोलिन है ना, 2 डिग्री अमाइनो एसिड है। 2 डिग्री अमाइनो एसिड क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है CH2 अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा है। आपने पढ़ाई होगा ना, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, वैसे ही ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, कितने हैं? 2 है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, सेकेंडरी कार्बन वही है। तो प्रोलिन में क्या है? सेकेंडरी कार्बन। प्रोलिन को सेकेंडरी कार्बन होने की वजह से हम प्रोलिन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि क्योंकि क्या होता है कि प्रोलिन में अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के पास क्या होता है? नॉट ए प्राइमरी अमाइनो एसिड बट इट इज़ ए सेकेंडरी अमाइनो एसिड, समटाइम्स कॉल्ड इम्यूनो एसिड। इसको हम कभी कभी इम्यूनो एसिड भी कहते हैं। इसको इम्यूनो एसिड क्यों कहेंगे? इसको इम्यूनो एसिड इसलिए कहेंगे क्योंकि सेकेंडरी, एक तो सेकेंडरी अमाइनो एसिड है, ऊपर से जो NH2 ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनो एसिड करेंगे। NH2 है ना कि NH3 है, देखो इन सब में क्या है? NH3 NH3 है।
बट यहाँ पे क्या है NH2 है, क्योंकि इससे भी कार्बन की एक चेन बनी हुई है, जुड़ी हुई है, इससे भी तो कार्बन की चेन जुड़ी है। सब में क्या सिर्फ कार्बन अल्फा कार्बन से, बट इसमें अल्फा कार्बन से तो है लेकिन अमाइनो ग्रुप से भी है, तो इसको हम इम्यूनो NH2 हो गया ना, ये नाइट्राइट हो गया ना, तो ये एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बस आप इतना रख लीजिए कि प्रोलीन अमाइनो एसिड को हम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं, बिकॉज उसकी जो चेन है वो अमाइनो एसिड से भी लिंक्ड होती है, और इसको हम सेकेंडरी अमाइन भी या फिर सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से कोई कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अल्फा अमाइनो एसिड्स बोथ द अमाइनो ग्रुप एंड कार्बन वर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। बता रहा है कि अल्फा अमाइनो एसिड्स में जितने भी अमाइनो ग्रुप होते हैं वो और कार्बोक्सिल ग्रुप है तो डायरेक्ट अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब ये तो बकवास की बातें हैं। यहाँ आते हैं। अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस। अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड एक्ट करता है एज एसिड एंड बेस दोनों की तरह। ठीक है, तो बोल रहा है कि अमाइनो एसिड्स कंटेन बोथ एन अमाइनो NH2 एंड कार्बोक्सिल COH ग्रुप एट ए फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच क्या है? 7.4, मतलब कि ना ज़्यादा बेसिक भी नहीं, ज़्यादा एसिड भी नहीं, एक जिस पे हमारी एंजाइम वर्क करती है उसको बोलते हैं ना फिजियोलॉजिकल पीएच। तो इस पर क्या होता है कि हमारी बेसिकली हमारी बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल पीएच जो है 7.4 है। द अल्फा अमाइनो ग्रुप और प्रोटोनेटेड NH3 एंड अल्फा कार्ब्स डी प्रोटोनेटेड। तो जो आपका NH3 अमाइनो ग्रुप है वो क्या होता है? प्रोटोनेटेड होता है। प्रोटोनेटेड मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में आप अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। प्रोटोनेटेड उसको बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं जिससे हमें एक हाइड्रोजन मिलता है, और डी प्रोटोनेटेड होता है जब हाइड्रोजन रिलीज होता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में रिएक्शंस वगैरह में हमने पढ़ा है ये सब। ठीक है, तो ये क्या प्रोटोनेटेड हुआ NH3 एंड ये जो है डी प्रोटोनेटेड, मतलब इसका हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हो गया। ठीक है, thus in solution at physiological pH amino acids are present largely in deuteronic ion, डबल आयन। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम किसी अमाइनो एसिड्स को एक सोल्यूशन में पाएंगे, सोल्यूशन में देखेंगे तो किस फॉर्म होता है? ज्यूटर आयनिक फॉर्म होता है। ज्यूटर आयनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? दो आयन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव आपका NH3 हुआ क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन गेन किया, और निगेटिव क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ क्योंकि उसने हाइड्रोजन को लॉस किया। तो इसलिए हम कभी कभी अमाइनो एसिड्स को, कभी कभी क्या अक्सर हमने देखा है सोल्यूशन में, हम अगर अमाइनो एसिड्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्यूट्रॉनिक आयन। ठीक है, अब जो आयनाइजेशन स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड है वो वेरीज करती है पीएच पे। तो मतलब कि अमाइनो एसिड आयनाइज कब हो गया? आयनाइज मतलब कि वही प्रोटोनेटेड डी प्रोटोनेटेड कब होगी? जब वो डिपेंड करता है कि कितने पीएच पे है, बेसिक पीएच है या एसिडिक पीएच है, क्या पीएच है, न्यूट्रल पे है। ठीक है, तो स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन एट ए वेरी लो पीएच। लो पीएच का मतलब क्या हुआ? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर सोल्यूशन आपका एसिडिक है तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड मतलब कि वो हाइड्रोजन को लेगा, प्रोटोनेट मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा एंड अनचार्ज हो जाएगा। देखो जाहिर सी बात है, इसने जो लॉस किया हाइड्रोजन का तो माइनस का साइन है, लेकिन अब गेन कर रहा है, प्रोटोनेटेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अनचार्ज है, मतलब कोई उस पर चार्जिंग नहीं है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अल्फा अमाइनो ग्रुप इज क्या? प्रोटोनेटेड, वो भी प्रोटोनेटेड होगा। तो जब वो भी प्रोटोनेटेड होगा तो उस पर, बट देखिए उस पर क्या आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आएगा। सॉरी मैं कहाँ पहुँच गई? डी, सॉरी मैं भी कह रही हूँ, क्या ही पढ़ रही हूँ मैं। अमाइनो ग्रुप क्या होगा? डी प्रोटोनेटेड होगा, मतलब किसका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये NH3 प्लस था यहाँ पे, लेकिन ये अभी क्या हो गया? NH2 प्लस। ठीक है, और ये भी क्या हो गया? अनचार्ज हो गया, कोई आयन ही नहीं बचा है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो जाहिर सी बात उसको अनचार्ज ही तो बोलोगे। अरे सिंपल सी बात है, अगर प्लस, देखो किसी पे अगर माइनस है, किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है और सामने वाले पे प्लस चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, दोनों एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं, उस पर भी कोई चार्ज नहीं, तो क्या ही वर्क करेंगे? अनचार्ज रहेंगे। ठीक है,
So overall charge on molecules is overall charge on molecule is negative. तो हमें ओवरऑल चार्ज इन मॉलिक्यूल क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है, मतलब कि कोई चार्ज नहीं। अमाइनो एसिड्स आर एम्फीटोरिक मॉलिक्यूल्स। अब इससे भी पता चलेगा कि हमारी अमाइनो एसिड्स क्या है? एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक मतलब क्या है? बेसिक भी है और एसिडिक भी है, दोनों है, दोनों बिहेव करती है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती है। A molecule or ion that can both accept and donate proton is called amphiprotic acid। देखो वही बता रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो अगर प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है या फिर डोनेट करती है तो एक तरह से किस तरह भी है, क्या बोलेंगे उसको? एम्फीटोरिक बोलेंगे, या फिर मतलब एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उसको। Since the carboxyl group is able to lose a proton and amino group is able to accept a proton। फाइनली हमने ये देखा गया कि कार्बोक्सिल ग्रुप अक्सर क्या करता है? वो हाइड्रोजन का लॉस करता है और अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन गेन करता है, ठीक है। एंड बोथ एक्ट एज एसिड एंड बेस। जाहिर सी बात है, कार्बोक्सिल ग्रुप लॉस करता है। आपने वो पढ़ा होगा ना, लिविस बेस और लिविस एसिड, जिसमें कि लादा इसमें कि एक्सेप्ट करता है तो उसको हमें लिविस बेस बोलते हैं, ऐसे करके। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर वो जो मॉलिक्यूल्स और आयन दैट डोनेट प्रोटॉन इसका ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज आइदर एन एसिड और ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो अमाइनो एसिड्स आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। जाहिर सी बात है, वो भी कभी एक्सेप्ट करता है, कभी डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं लो पीएच, ठीक, मतलब कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसी को बोलते हैं जिस पॉइंट पे आपके अमाइनो एसिड्स क्या हो? डीप्रोटोनेट हो या प्रोटोनेट हो सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। लो पीएच है मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में हमने बताया था ना कि एसिड मतलब कि कार्बोक्सिल एसिड क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेटेड होगा, मतलब कि अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा। तो ये अपना हाइड्रोजन लॉस करा, क्या माइनस चार्ज आया इस पर, ठीक है। अब इस पे माइनस है, इससे प्लस है, तो क्या करेगी? कैंसिल आउट करेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? पी एच इज इक्वल टू पी आई, मतलब कि इंटरमीडिएट पी एच, मतलब कि इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो पी एच के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पी आई ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे एसिडिक था। तो सोल्यूशन जो एसिडिक है, तो जाहिर सी मतलब सोल्यूशन एसिडिक है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज़्यादा ही तो होगा। और फिर क्या है? बस यहाँ पे इसने दिखा दिया कि हाँ हाइड्रोजन का लॉस हो गया और अब हाई पीएच हो गया। हाई पीएच का मतलब क्या हुआ? पीएच ज़्यादा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम, ठीक। ये तो बताया कि क्या ही है, छोड़ ही लेते हैं, रीडिंग मार लेते हैं फटाक। द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन। ये बता रहा है कि एसिड बेस बिहेवियर जो है कैसे पता चलता है? जब भी अमाइनो एसिड इसमें हो सॉल्यूशन में, तभी पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना सॉल्यूशन के हम बता रहे हैं अरे एसिड है बेस है, नहीं, जब भी सॉल्यूशन में होगा तभी पाएंगे कि एसिड बेस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स।